अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं हम। और आज हम जो है इस सेशन में दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें से पहली चीज़ है डिसऑनर चेक और दूसरी जो चीज़ है वो है कॉन्ट्रा सेटलमेंट। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास डिसऑनर चेक्स जो होते हैं वो क्या चीज़ होती है। डिसऑनर चेक्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर चेक्स नॉट क्लियर्ड बाय बैंक ड्यू टू रीजन सच एज इनसफिशिएंट फंड इन द कस्टमर्स अकाउंट्स। डिसऑनर चेक कुछ ऐसे चेक्स होते हैं जो बैंक क्लियर नहीं करता, इसीलिए इसलिए क्योंकि कस्टमर के अकाउंट में जो है वो पैसे नहीं होते हैं। अब देखिए डिसऑनर चेक के मामलात किस तरह से होते हैं ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप एज्यूम कर लें कि आपने किसी बंदे को जो है ना वो चीज़ें बेची। और जब आप गुड्स बेचते हो, चीज़ें बेचते हो, और लेट से आपने वो चीज़ें क्रेडिट पर बेची, तो आपने एंट्री पास कर ली होगी मिस्टर ए जो कि आपका एक रिसीवेबल है या डेटर है। उसको आपने डेबिट किया होगा, मिसाल है 500 से। और आपने सेल्स को जो है ना वो क्रेडिट कर दिया, मिसाल है 500। ठीक है। अब मैं साथ में मिस्टर ए का अकाउंट भी बना लेता हूँ। जो हमारा मिस्टर ए का टी अकाउंट होगा, उस मिस्टर ए के टी अकाउंट में डेबिट साइड पर आपने लिखा हुआ होगा सेल्स, और साथ में आपने लिखा हुआ होगा 500। सही है ना। ये क्रेडिट पर सेल्स हुई, आपने मिस्टर ए को चीज़ें बेची, आपने उसकी डबल एंट्री पास कर दी। अब कुछ ऐसा हुआ कि मिस्टर ए ने आपको चेक दिया। अच्छा देखिए, जब मिस्टर ए आपको चेक देगा ना तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे आ जाएंगे, बल्कि जब वो आपके प्रेमिसेस पर आकर आपको चेक देगा तो आप वो चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाओगे। और फिर बैंक जो है वो उसको सब्सिक्वेंटली क्लियर करेगा। बैंक का एक पूरा प्रोसेस होता है। मिसाल के तौर पर लेट से एक टाइमलाइन बनाते हैं कि 1 जनवरी वाले दिन आपने जो है ना वो मिस्टर ए को सेल्स करी थी। 5 जनवरी को ये आया, और 5 जनवरी को इसने आकर आपको चेक दिया। ठीक है जी। अच्छा, 5 जनवरी को जब इसने चेक दिया, यानी कि 500 रुपये इसने आपको पे कर दिए, तो आपने एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 500, क्योंकि बैंक में 500 रुपये आ गए। और ए जो है मिस्टर ए जो है इसका अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया कि भाई बैंक में 500 रुपये आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, बैंक डेबिट 500 आए हैं या नहीं आए, ये अभी डिस्कस करता हूँ। और मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट। और जो मिस्टर ए का अकाउंट है ना उसमें आपने यहाँ पे लिख दिया बैंक, और साथ में आपने लिख दिया 500। ठीक है जी। अब 5 जनवरी को जब आपको चेक मिलता है तो आप बैंक गए, और आपने बैंक में जो है ना, लेट से 6 जनवरी की सुबह, जरूरी तो नहीं है ना मेरे हाथ में कोई चेक दे और मैं उसी वक्त बैंक चला जाऊं। अगले दिन यानी कि 6 जनवरी को मैं बैंक गया, और बैंक को मैंने जो है ना ये चेक दे दिया। अब बैंक जब आपसे चेक लेता है तो बैंक ऐसा नहीं करता कि उसी वक्त आपके अकाउंट में पैसे ऐड कर दे। बैंक को 2 4 दिन, एक दिन का वक्त चाहिए होता है, जिसमें वो बैंक जो है वो आपका चेक जो है उसको क्लियर करता है। यानी कि मिस्टर ए के नाम का चेक आपने बैंक को दिया, बैंक को बोला कि भाई मिस्टर ए एक बंदा है, ये देखें उसने मुझे ये चेक दिया है, उसके अकाउंट में 500 रुपये होंगे, उसके अकाउंट से निकाल कर हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अब हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है वो किसी और बैंक में हो, और मिस्टर ए का बैंक अकाउंट किसी और बैंक में हो। तो 6 जनवरी वाले दिन बैंक आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालेगा, बल्कि बैंक बोलेगा कि हमें 1 से 2 दिन चाहिए, हम ये चेक करेंगे कि ये चेक असली है या नकली है। बहरहाल वो तो उसी वक्त ही पता चल सकता है। लेकिन बैंक ये बोलेगा कि भाई हमें मिस्टर ए का अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक से पूछना पड़ेगा कि उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, और फिर उसके अकाउंट से पैसे निकलकर आपके अकाउंट में ऐड होंगे। और ये सारा प्रोसेस करने में जो है ना हमें 1 से 2 दिन चाहिए होंगे। तो जब आप 6 जनवरी को बैंक में चेक देते हो तो प्रोबेबली 8 या 9 जनवरी वाले दिन आपके अकाउंट में पैसे ऐड होते हैं। अब लेट से ऐसा हुआ कि 8 जनवरी वाले दिन बैंक ने आपको फोन किया, और बैंक ने बोला कि वो जो आप चेक देकर गए थे ना कि मिस्टर ए के अकाउंट से 500 रुपये निकाल कर हम आपके अकाउंट में ऐड कर दें, तो मिस्टर ए के तो अकाउंट में 500 रुपये है ही नहीं। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये पड़े हुए हैं।
तो हम तो उसके अकाउंट से पैसे 500 कैसे निकालें और आपके अकाउंट में कैसे ऐड करेंगे, तो हो ही नहीं सकता। हमने चेक को डिसऑनर कर दिया। चेक को डिसऑनर करने का मतलब यह है कि बैंक ने बोला कि हम इस चेक को ऑनर नहीं कर सकते, यानी कि हम इस चेक को इंटरटेन नहीं कर सकते, यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि ए के अकाउंट से 500 निकालकर आपके अकाउंट में डालें, क्योंकि ए के अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है, या चेक पर कोई मसला है, साइन गलत है, अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन रुपीज मैच नहीं हो रहा, किसी भी रीजन की वजह से बैंक ने आपको ये बोल दिया कि ये 500 रुपये आपको नहीं मिल सकते। तो जनाब अब क्या होगा? देखिए, अब ऐसा होगा कि जब आपको पैसे मिले थे तो आपने बैंक को डेबिट और मिस्टर ए को क्रेडिट कर दिया था। और इफेक्टिवली अगर कहानी यहाँ पर सही होती और कोई मसला नहीं होता तो 500 रुपये इसे लेने थे, 500 रुपये आपको मिल गए और इसका कोई ड्रॉडाउन कैरी डाउन कुछ भी नहीं होता। लेकिन 8 जनवरी वाले दिन, जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि अरे भाई वो जो चेक था उसमें मसला था या ए के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो हम ए को छोड़ेंगे थोड़ी। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि ए का रिसीवेबल खत्म हो गया। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली एंट्री जो है ना उसकी रिवर्स एंट्री पास करेंगे, यानी कि हम रिसीवेबल्स को दोबारा से इंक्रीज करेंगे, मिस्टर ए को दोबारा से 500 से डेबिट करेंगे। रिसीवेबल को डेबिट करने का मतलब ये है कि मेरे करंट एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाना और ये नोट करना कि भाई अभी भी 500 रुपये मिस्टर ए से लेने हैं, और जो बैंक अकाउंट है ना उस बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। यानी कि हम ये कहेंगे कि भाई हमने अपनी बुक्स में जो बैंक का बैलेंस इंक्रीज किया था, एसेट है, बैंक को डेबिट कर कर वो वापस से कम कर दो। और मिस्टर ए से पैसे मिल गए थे तो हमने मिस्टर ए का रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया था, कम कर दिया था, उसको भी रिवर्स कर दो और दोबारा से हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक 500, और वापस से इस मिस्टर ए का रिसीवेबल आ जाएगा। एज्यूम कर लो कि यहाँ पर साल खत्म हो गया, तो हर साल के एंड में जिस तरह से हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर 1000, यहाँ पर भी 1000, और 1000 में सुपर वाले 500 माइनस हुए तो बचे हुए 500, ये कहलाएगा मेरा बैलेंस कैरी डाउन, जैसे हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं, और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि ए से अभी भी मुझे 500 रुपये लेने हैं। अच्छा सर, और कुछ किया जाएगा? हाँ, हम ए को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई तुमने जो चेक दिया था ना वो चेक जो है वो बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है, या चेक पे साइन गलत है, या जो भी मसला है, तो तुम नया या फ्रेश चेक दो। अब फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि ये सारी कहानी ऊपर वाली जनवरी के महीने में हुई थी, तो ये ब्रॉट डाउन होगा 1 फेब का, और आपने 8 जनवरी को ए को सारी कहानी बता दी थी। ए ने बोला यार मैं 2-3 हफ्तों की छुट्टियों पर हूँ, फरवरी में आऊँगा और मैं इंशाल्लाह ये मसला हल कर दूंगा, और मुझे तो तुमसे लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, तो मैं तुमसे बात क्यों ख़राब करूँ, मैंने गलत चेक जो है वो जानबूझ के नहीं दिया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। तो ये जब आया ना तो इसने आपको नया चेक दे दिया 4 फरवरी को, और अब इसने दोबारा से आपको चेक दिया तो आपने दोबारा से एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट और मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट, और आपने यहाँ पर 4 फरवरी फरवरी वाले दिन वापस से बैंक यहाँ पे लिखा 500। और एज्यूम कर लो कि इस बार आप वही 5 फरवरी को चेक लेकर गए और बैंक ने चेक वेरीफाई किया, और 6 फरवरी को बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे ऐड कर दिए। तो फरवरी के आखिर में अब मिस्टर ए का कोई रिसीवेबल पेएबल अगले महीने नहीं आ रहा होगा, कोई ड्रॉ डाउन कैरी डाउन नहीं आ रहा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि डिसऑनर्ड चेक्स क्या होते हैं? डिसऑनर्ड चेक्स वो होते हैं जिसको बैंक ऑनर करने से मना कर देता है, क्योंकि चेक में या मिस्टर ए के या किसी भी डेटर के अकाउंट में जो है वो मसला होता है, और फिर मैं उसकी रिवर्सल की एंट्री पास करता हूँ। इन शॉर्ट, जब चेक मिलता है तो बैंक डेबिट मिस्टर ए क्रेडिट हुआ था, जब चेक डिसऑनर होकर आता है तो वापस से रिसीवेबल को डेबिट यानी कि बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो अमाउंट हमें मिला नहीं है तो रिसीवेबल को हम कम नहीं कर सकते, और दोबारा से बैंक अकाउंट को भी इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, अगली चीज आज जो पढ़नी है वो है हमारी कॉन्ट्रा सेटलमेंट। दिस अकर्स व्हेन अ बिजनेस बाइज एंड सेल्स गुड्स टू सेम पर्सन या फ्रॉम सेम पर्सन। द बिजनेसेस माइट एग्री टू ऑफसेट द अमाउंट्स एंड सेटल द नेट। और अब हम इस कॉन्ट्रा सेटलमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रा सेटलमेंट का क्या मतलब है? एज्यूम कर लो कि आप जो है ना वो मिस्टर ए हो, और एक है मिस्टर बी, ठीक है। लेट से
आप एज अ मिस्टर ए बी को चीजें बेचते हो। मिस्टर ए जो है वो मिस्टर ची बी को चीजें बेचता भी है, सेल भी करता है, और साथ में मिस्टर बी से चीजें खरीदता भी है, परचेज भी करता है। यानी कि हम ए से चीजें खरीदते, हम बी से चीजें खरीदते भी हैं और हम बी को चीजें बेचते भी हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो मोबाइल फोन्स बनाता है, तो ए जो बी को है ना वो मोबाइल फोन्स बेचता है। ए कह लो कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, तो ए जो है वो बी को मोबाइल फोन बेचता है। बी का कारोबार है कि वो रिटेल में मोबाइल फोन्स बेचा करता है, तो वो ए से खरीद लेता है। मिसाल के तौर पर बी जो है ना, बी वो डेटा केबल बनाया करता है, तो ए जो है वो बी से डेटा केबल्स परचेज भी करता है। ये इस तरह की कोई भी दो प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जिसमें हम एक ही पार्टी से चीज़ें खरीदते भी हैं और उसको बेचते भी हैं। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम एक ही अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ही जो बुक्स होंगी ना, एक ही बुक्स में बी जो होगा वो एक रिसीवेबल भी होगा, क्योंकि ए बी को मोबाइल्स बेचता है, तो क्रेडिट पर बेचेगा तो रिसीवेबल भी होगा। और बी जो है वो एक ही बुक्स, मैं अब एक ही बुक्स को ही फोकस कर रहा हूँ, बी की 4 बुक्स नहीं, एक ही बुक्स को फोकस कर रहे हैं हम। बी जो है वो पेएबल भी होगा। पेएबल इसलिए होगा क्योंकि ए जो है ना वो बी से डेटा केबल्स खरीदता, तो डेटा केबल्स खरीदेगा तो उसके पैसे भी पे करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना वो बी का एक रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाता हूँ, और साथ में मैं बी का पेएबल का अकाउंट भी बनाता हूँ। लेट से ए ने बी को 500 के मोबाइल फोन्स बेचे। तो ए ने अपने पास जब मोबाइल फोन्स बेचे होंगे तो एंट्री पास करी होगी मिस्टर बी रिसीवेबल 500 और सेल्स क्रेडिट 500। तो यहाँ पर रिसीवेबल के अकाउंट में सेल आ जाएगी और अमाउंट आ जाएगा 500। अच्छा, ए ने बी से डेटा केबल्स खरीदे भी, और डेटा केबल जो है वो 300 रुपए के खरीदे, तो एक और एंट्री पास होगी परचेजेस डेबिट 300 और मिस्टर बी क्रेडिट 300। और ए अपनी बुक्स में जहाँ पर पेएबल्स हैं वहां पर रिकॉर्ड कर लेगा परचेजेस, और अमाउंट जो है ना वो आ जाएगा 300। ठीक है। अब अगर आप नेट देखो ना तो यार ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ए ने बी से 500 रुपये लेने, और फिर ए ने बी को 300 रुपये देने भी हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन ये है कि ए जो है ना वो पहले बी को बोले कि मैंने तो मैं मोबाइल फोन बेचे हैं, उसके 500 रुपये दो। तो बी जब ए को पैसे देगा तो एंट्री पास होगी बैंक डेबिट 500, और बी जो है रिसीवेबल क्रेडिट 500। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बैंक। फिर बी, फिर ए बोले कि अच्छा अब मैं तुम्हें 300 रुपये देता हूँ। तो जब ए अब बी को 300 रुपये देगा जो डेटा केबल खरीदे हैं उनके अगेंस्ट, तो बी का पेएबल जो है वो डेबिट होगा, और बैंक जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक से 300 रुपये पे हो रहे हैं। तो फिर बी का जो पेएबल है उसमें यहाँ पर बैंक आ गया 300। अब तुम यार अगर एक ही बात करते हो ना तो देखो ए का एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से चलो ये तो क्लोज हो गया, दोनों अकाउंट्स क्लोज हो गए। बैंक अकाउंट में क्या हुआ है, बैंक अकाउंट में जो है ना एक जगह से 500 रुपये आए हैं,
बी का रिसीवेबल 500, और एक जगह पर जो है ना वो 300 रुपये पेव है। तो नेट इम्पैक्ट क्या है? नेट इम्पैक्ट ये है, नेट इम्पैक्ट ये है कि ए का बैंक बैलेंस जो है ना वो 200 रुपये से इंक्रीज हुआ है, 200 रुपये बढ़ गए। ठीक है ना, 200 रुपये आए हैं ना, 500 आए, 300 चले गए, तो नेट 200 है। दूसरा तरीका ये होता है कि बी का रिसीवेबल और बी का जो पेएबल आ रहा था, जो क्या आ रहा था, सेल्स 500 की थी और परचेजेस 300 की थी, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रा सेट ऑफ करनी। कॉन्ट्रा सेट ऑफ का मतलब ये है कि जो छोटी वाली अमाउंट है 500 और 300 में से छोटी वाली अमाउंट क्या है, 500 300 में से छोटी वाली अमाउंट जो है ना वो 300 है। तो ये क्या करें, बी बोले, ए बोले कि देखो भाई तुम मुझे 500 नहीं देना, क्योंकि 500 में से बाद में मुझे 300 रुपये दे देना है ना तुम्हें, तो तुम मुझे नेट 200 रुपये देना। लेकिन अकाउंट्स में से काटन कुटी नहीं हो सकती, तो एक डबल एंट्री पास होगी लोअर अमाउंट से, और आप वो एंट्री पास करोगे। हमेशा याद रखना कि पेएबल को डेबिट करोगे छोटी वाली अमाउंट से, और रिसीवेबल को हमेशा क्रेडिट करोगे छोटी वाली अमाउंट से। तो होगा ये कि आपके पास जो है यहाँ पर बी का जो पेएबल है ना, इसमें आप लिख दोगे रिसीवेबल, हमेशा छोटी वाली अमाउंट से लिखना, और यहाँ पर बी का पेएबल हमेशा छोटी वाली अमाउंट से। इससे क्या होगा, पेएबल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और अब सिर्फ और सिर्फ रिसीवेबल, रिसीवेबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है, तुम देखो कि 500 में से 300 रुपये सेट ऑफ हो गया, जिसको हम कॉन्ट्रा सेट ऑफ कहते हैं, और अब 200 रुपये रिसीव करने, तो दूसरी एंट्री पास हो जाएगी, बैंक डेबिट 200 और रिसीवेबल क्रेडिट 200। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा भाई, पेएबल तो छोटी वाली अमाउंट से पूरा सेटल हो गया, और रिसीवेबल में से 500 रुपये से 300 रुपये सेट ऑफ हो गया, और बाकी 200 रुपये जो है वो कैश में मिल जाएंगे। तो देखें इसका भी इफेक्टिव इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इफेक्टिव इम्पैक्ट ये होगा कि बैंक में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिसीवेबल से 200 रुपये आए होंगे, और फिर आप कैरी डाउन ड्रॉ डाउन निकालोगे जब, तो वो 200 पर ही होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम कॉन्ट्रा सेट ऑफ कहते हैं। किस चीज को? छोटी वाली अमाउंट, रिसीवेबल और पेएबल में से जो कम वाली अमाउंट थी उससे बी का पेएबल डेबिट किया, हमेशा पेएबल डेबिट होगा क्योंकि पेएबल को भी हम कम कर रहे होंगे, और रिसीवेबल क्रेडिट होगा क्योंकि रिसीवेबल को भी हम कम कर रहे होंगे। तो बी का जब पेएबल 300 से कम हुआ वो तो बिल्कुल खत्म हो गया, और रिसीवेबल जब 300 से खत्म हुआ तो वो 200 रह गया। हाँ, बाकी 200 रुपये जो है वो बी ए को दे दे। नेट इम्पैक्ट तो वही है ना यार। इसको समझने के लिए यूं भी देख लो कि भाई तुमने एक बंदे से जो है वो 500 रुपये लिए, फिर उसको तुमने 300 रुपये दिए, तो नेट इम्पैक्ट क्या बना, 200 तुमने उससे लिए, जो हमने ऑप्शन 1 में किया। ऑप्शन 1 में ये अकाउंट क्लोज हुआ, ये अकाउंट क्लोज हुआ, और बैंक का अकाउंट जो है वो 200 रुपये डेबिट पर है। दूसरे केस में हमने 500 लेकर 300 नहीं लिए, बल्कि हमने पहले बोला कम वाली अमाउंट कितनी है, तो हमें पता चला कम वाली अमाउंट 500 और 300 में से 300 है। 300 से आपने बी का पेएबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, हमेशा पेएबल डेबिट होगा, हमेशा रिसीवेबल क्रेडिट होगा, और कम वाली अमाउंट से होगा। इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रा सेट ऑफ। अब हुआ ये कि अब बी से मुझे 500 नहीं लेने, बल्कि 500 में से 300 कम कर दिए गए हैं क्योंकि उसको पे भी करने थे। तो अब नेट ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ नेट अमाउंट यानी कि 200 रुपये से पास हो रही है, और 200 रुपये बैंक में आ गए। इस चीज को हम कॉन्ट्रा सेट ऑफ की एंट्री कहते हैं। ठीक है जी। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के हवाले से हमने जो पिछली क्लास थी उसमें शुरू की कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है, और शुरू की चीज़ों में हमने ये डिस्कस किया था कि कितनी तरह की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है, और मुख्तलिफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज के लेक्चर का हमारा जो कोर या जो हमारा मेन टारगेट था वो ये टारगेट था कि हम दो चीज़ें समझें। एक तो हमें ये समझ में आ जाए कि भाई हमारे पास जो डिसऑनर्ड चेक्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो हमने आज ये पढ़ा कि डिसऑनर्ड चेक्स क्या है। ठीक है, डिस्काउंट्स वगैरह हमने लास्ट क्लास में देखे थे। और दूसरी चीज जो हमने देखी वो ये देखा कि कॉन्ट्रा सेटलमेंट किसको कहते हैं।
इंशाल्लाह अगली क्लास में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।